अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 15 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 15.1। डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। स्टूडेंट देखें, वो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, बाय यूजिंग फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस ईएमएफ है इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, दूसरा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। सो नो, द induced EMF in a circuit does not depend on the resistance of a circuit. It depends on the rate of change of magnetic flux through the circuit. Clear है स्टूडेंट? नेक्स्ट है कि इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यस स्टूडेंट, द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। देखें, जो हमारे पास ईएमएफ का रिलेशन है बाय यूजिंग ओहम लॉ, ई इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है जी? तो आई क्या होगा? ई ओवर आर। ठीक है जी, तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो आई आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एन ओवर आर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो करंट का इन्वर्स रिलेशन है स्टूडेंट रेजिस्टेंस के साथ, तो ये करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, जो यानी कि रेजिस्टेंस है वो करंट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन है 15.2। अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is a EMF induced in the loop? Give reason for your answer. तो स्टूडेंट, इस केस में उसने देखें क्वेश्चन में कहा था नॉर्मल ऑफ लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मीन जो आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है जी, और हमारे पास नॉर्मल की वो आपस में पैरेलल है। तो इस केस में एंगल स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट मोशनल ईएमएफ का, वो होता है ई इज इक्वल टू, ठीक है जी, माइनस वी एल क्रॉस बी। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट, एल क्रॉस बी तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साथ आ जाता है साइन, तो बन जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। So when normal to the loop is oriented parallel to magnetic field, the velocity of a loop is also parallel to the magnetic field. तो स्टूडेंट, जो velocity है और जो magnetic field है वो आपस में parallel है, तो एंगल कितना होगा? 0। तो साइन 0 पर तो 0 होता है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी? 0। सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप इन द इंस्टेंट केस। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन है 15.3। अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में है कि एक बार मैग्नेट है, उसके ऊपर एक मेटेलिक रिंग जो है उसे वर्टिकली स्टूडेंट फॉल किया जा रहा है। क्लियर हो गई जी बात? तो कहता है व्यूड फ्रॉम अबव डज द करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इन द रिंग। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, by using Lenz's law, the direction of induced current is such as to oppose the change with produced। जैसे स्टूडेंट इस ये जो कॉइल है इसको फॉल किया जाएगा इस बार मैग्नेट पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ बाय यूजिंग फ्राडे लॉ, एंड बाय यूजिंग लेंज़es लॉ इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो वो अपोज करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो कॉइल है यहाँ पर भी क्या पेयर होगा? नॉर्थ। तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल आप अपने जो आपका थंब है स्टूडेंट उसे पॉइंट करें टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है जी, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, तो जैसे ही आप अपना थंब पॉइंट आउट करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई जी बात? तो देखें, कहता है अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज विद प्रोड्यूस इट। व्हेन रिंग्स फॉल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट द फ्लक्स थ्रू द रिंग इंक्रीजेस।
करंट इज इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सो दैट लोअर पार्ट ऑफ अ रिंग अपीयर एज अ नॉर्थ पोल एज शोन इन फिगर। तो ये आप राइट हैंड रूल से स्टूडेंट अपना थंब जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो कर्लिंग फिंगर्स उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर आर इन फिगर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड बी ओपन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके सामने डायग्राम है, ठीक है जी। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्विच जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है जी। और सेकंड में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो स्विच है वो ओपन है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट जैसे ही अब आप देखें जब स्विच क्लोज्ड होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट इन द प्राइमरी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। Thus an induced current is produced in secondary coil. According to Lenz's law, the induced current in the secondary coil is anti-clockwise direction. अब देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है जी। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे करंट इंक्रीज होगा, ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है जी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपोज करेगा, ठीक है जी, इंड्यूस सीएमएफ को बाय यूजिंग लेंज़स लॉ। तो इधर नॉर्थ था तो इधर भी क्या अपेयर होगा, नॉर्थ। तो आपके पास जो आपका थंब है, ठीक है जी, अगेन राइट हैंड रूल अप्लाई करें, उसे नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करें। तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ठीक है जी, उनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी स्टूडेंट। क्लियर हो गया जी। अच्छा, सेकंड क्या है जी, जब आप स्विच ओपन हो, जैसा कि आपके सामने इस डायग्राम में स्विच ओपन है, तो स्टूडेंट व्हेन द स्विच इज ओपन द करंट इन द प्राइमरी डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अब करंट क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पर डिक्रीज होगा, ठीक। So the magnetic flux through the secondary coil from maximum to zero, and induced current is again produced in secondary coil. According to Lenz's law, the induced current in the secondary coil is clockwise direction. तो स्टूडेंट फर्स्ट केस में, ठीक है जी, हमारे पास जो डायरेक्शन थी स्टूडेंट वो क्या थी जी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, जब आप अपने थंब को क्या करेंगे जी, पॉइंट आउट करेंगे जब स्विच क्लोज था टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है जी। तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही स्विच ओपन होगा, ठीक है जी, तो तब जब आप अपना राइट हैंड रूल से क्या करेंगे जी, थंब को पॉइंट आउट करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो तब जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन आपके पास होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.5, डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। तो नो, रीज़न क्या है स्टूडेंट, द इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। According to Lenz's law, the induced current always act to oppose the change which produce it. If magnetic flux through a circuit increase, it act to decrease it. If the magnetic flux through a circuit decrease, then it acts to increase it, जिसे हम simply vice versa कह सकते हैं, ठीक है जी। तो next student question है 15.6, when the switch in the circuit is closed, a current is established in the coil and the metal rings jumps upward. Why? Describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed. तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है जी, एक कॉइल है और उसके ऊपर एक मेटालिक रिंग है, मेटल की रिंग है, ठीक है जी। तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो जो करंट है वो ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू में, ठीक है जी, इंक्रीज होगा। तो चेंज इन जो करंट है वो मैग्नेटिक जो हमारे पास फ्लक्स है उसमें प्रोड्यूस होगा। तो देखें, व्हेन द स्विच इज क्लोज in the circuit, the current is set up in the cylinder and it establishes magnetic field. In this process, the magnetic flux through the copper ring increases, जैसा कि मैंने आपको बताया। Hence, an induced current is produced in the metallic ring, which opposes the applied magnetic field, and the ring jumps upward. Clear हो गया जी। तो वो जो हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी,
वो अपोज करेगा किसको, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो अपोज करेगा तो जो मेटालिक रिंग है वो अपवर्ड जंप करेगा। Also, if the polarity of the battery is reversed, the same would happen again. दोबारा क्या होगा, ये अपवर्ड स्टूडेंट जंप करेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है 15.7, द फिगर शो a coil of wire in the xy plane with a magnetic field directed along the y-axis. Around which of three coordinate axes would the coil be rotated to generate an EMF and a current in the coil? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके सामने ये एक डायग्राम डिस्प्ले पर है, जिस पे आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वाई एक्सिस की तरफ जो है वो पॉइंटेड हैं। क्लियर हो गया जी। और जो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है जी, ये एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन में। ठीक हो गया जी, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देखें कहता है व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल कीप ऑन चेंजिंग थ्रू इट एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल प्रोड्यूस इन इट। ठीक है जी, जब हम कॉइल को कहाँ पर स्टूडेंट मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई जी बात। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट कहता है व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस नो फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉइल हेंस इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल बी ज़ीरो। ठीक है जी, तो वाई एक्सिस पे जब आप इसे क्या करेंगे जी, मूव करेंगे, तो कहता है जी कि कोई इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई फील्ड लाइन उससे पास नहीं करेगी। ठीक है जी। थर्ड में कहता है व्हेन द coil is rotated about z axis no change of flux takes place through the coil hence induced EMF and current will be zero। फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा, along z axis भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिर्फ फ्लक्स में चेंज कहाँ आएगा स्टूडेंट, along x axis। तो x axis में मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस EMF भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। Next student question है 15.8, how would you position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop? क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट वो कहता है कि अगर आपके पास कोई लूप ऑफ वायर है फ्लैट, ठीक है जी, उसे इस तरह से प्लेस करें कि कोई इंड्यूस EMF जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो देखें व्हेन द प्लेन ऑफ अ लूप ऑफ अ वायर इज प्लेस पैरेलल टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो प्लेन है स्टूडेंट वो क्या है जी, पैरेलल है किसके स्टूडेंट, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड के। द फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल नॉट चेंज, क्योंकि एंगल थीटा क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो जो इंड्यूस ईएमएफ स्टूडेंट हमारे पास होती है वो होती है नवाब साइन थीटा। ठीक है जी, एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो इधर मेंशन है, ठीक है जी, फ्लैट लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो ओमेगा ए बी साइन थीटा। ठीक है जी, तो थीटा कितना है, 0, साइन 0 पे स्टूडेंट 0, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.9, इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी, जो मैग्नेटिक फील्ड है जी उसकी जो डायरेक्शन है जी वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली। कहता है व्हेन अ प्लेन फ्लाइज, ठीक है जी, ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट इसका आंसर है वेस्ट विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला। देखें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड क्रॉस, यानी कि इन टू द पेज। क्लियर हो गई जी बात। और उसने क्या कहा है कि जो प्लेन है वो फ्लाइज कर रहा है ड्यू टू नॉर्थ। ठीक है जी, जैसे कि डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ। ठीक, तो अगर इधर स्टूडेंट फ्लेमिंग का, ठीक है जी, फ्लेमिंग रूल यूज़ किया जाए, तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है जी, वो पॉइंट आउट हो रही है किधर स्टूडेंट, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका इरेक्ट थंब है उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो मिडल फिंगर की जो स्टूडेंट डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स द वेस्ट। क्लियर हो गई बात। तो एक तो स्टूडेंट हमने ऐसे चेक किया। दूसरा देखें, कहता है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। कहता है व्हेन द प्लेन फ्लाइज
northward in earth magnetic field pointing vertically down, the electrons will experience force, ठीक है जी, eastwards, thus west wing tip will be positively चार्ज। एक तो इसने स्टूडेंट ये रीज़न बताई, ठीक, मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया। अब आप देखें मैथमेटिकली वेक्टर्स की फॉर्म में। अल्टरनेटली वी कैन से डैट कि जो हमारे पास v है स्टूडेंट, ठीक है जी, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है j, यानी कि अलोंग y एक्सिस आप उसे कंसीडर कर लें कि v वेक्टर है v j यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन है माइनस बी के यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, और जो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव है। हेंस द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू माइनस ई, वैल्यूज पुट करें, v वेक्टर की जगह आ गया वी जे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई माइनस बी के। तो हमने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट डिस्कस किया था, ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के स्टूडेंट वो बराबर होता है आई के। तो सिंपली इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आई। तो आई जो है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द ईस्ट विंग टिप एंड वेस्ट विंग टिप विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है, मार्क कर लें स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है जी, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट होता है। वैसे तो एक्सरसाइज सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस चैप्टर में हर्ट की हैसियत रखता है। तो कहता है शो डैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट्स। तो देखें द डेरिवेशन इज गिवन एज अंडर, एज वी नो डैट बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो स्टूडेंट जो हमारे पास वर्क का यूनिट होता है वो होता है जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो सिंपली ये जो ईएमएफ है इसका यूनिट होगा वोल्ट। अब आप आ जाएं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी पर, तो डेल्टा फाई बराबर होता है बी डेल्टा ए, ठीक है जी, नीचे आ गया डेल्टा टी। तो अब देखें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट क्या होता है, फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का है एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो फोर्स का जो यूनिट था जी वो न्यूटन, ठीक है जी। तो B सिंपली हो जाएगा ना, B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, तो इट्स मीन वो बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, नीचे आ जाएगा क्या जी, सेकंड। तो आप सिंपली देखें जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इधर मेरे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर, और ये जो पर एम्पेयर था नीचे जाके एम्पेयर हो गया, एम्पेयर सेकंड। तो न्यूटन मीटर जाउल होता है और एम्पेयर सेकंड जो है वो कूलम। कैसे, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो Q क्या होगा आई टी, तो एम्पेयर सेकंड कूलम के बराबर होगा, जो ये किसके बराबर है जी, वोल्ट के। सो दिस शो डैट इंड्यूस ईएमएफ एंड change of magnetic flux have the same units. Next student question है 15.11, when an electrical motor such as electrical drill is being used, does it also act as a generator? If so, what is the consequence of this? When a motor like a drill machine is working, its armature is revolving in a uniform magnetic field. The flux through the revolving armature changes, which produce an EMF known as back EMF of the coil. Hence, a motor or drill can also act as a generator, whose EMF is called back EMF. Next student question is 15.12. Can a DC motor be turned into DC generator? What changes are required to be done? Yes, a DC motor can be turned into a DC generator. In order to convert a DC motor into DC generator, following changes are required to be done or made. So first student, the magnetic field must be provided by a permanent magnet instead of electromagnet. ठीक है जी, जनरेटर बनाने के लिए जो मैग्नेट है वो क्या होने चाहिए, परमानेंट हो। क्लियर हो गई बात। सेकंड क्या है, एन अरेंजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रोटेट द आर्मेचर कॉइल।
ठीक है, आर्मेचर जो है वो रोटेट करता है, इस तरह की अरेंजमेंट हमने रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.13, इज इट पॉसिबल टू चेंज both the area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop? Yes, it is possible. If the plane of a loop is always kept parallel to the direction of magnetic field, no EMF will be produced. रीज़न क्या है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। क्लियर होगी जी बात? तो अगर जो प्लेन है स्टूडेंट वो पैरेलल रहेगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा 90। क्लियर होगी जी बात? तो कॉज 90 पर क्या होता है? ज़ीरो। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टूडेंट वो तो ज़ीरो होगा, बी डॉट ए। ठीक है जी, तो सिंपली बी ए कॉस 90, तो वो वैल्यू ही ज़ीरो है। तो वो ज़ीरो है, तो बाय यूजिंग फ्राडे लॉ ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा, वही ज़ीरो है, तो इंड्यूस ई एम एफ भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.14, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर with the output from the generator being used to operate the generator? No, it is not possible. If it possible, it will become a self-operating system without getting any energy from some external source, which is against the law of conservation of energy, so it is not possible. Next student question है 15.15, a suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. The oscillation are strongly damped when a metal plate is placed under the magnet. Explain why this occurs. So student, when a suspended magnet oscillates freely in a horizontal plane, it produces change of magnetic flux through the metallic plate. Induced current is produced in the metallic plate which oppose the motion of a magnet according to Lenz's law, and oscillation of the magnet are damped heavily. ठीक है जी। तो होगा क्या स्टूडेंट, जैसे ही आप एक मेटल प्लेट को, ठीक है जी, मैग्नेट के करीब लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करेगा, जिस वजह से हैविली डैम्पिंग जो है वो फेस होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.16, 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशियो? क्लियर है जी। कहता है बाय चेकिंग द continuity of the wires with the help of an ohm meter, the wires are separated as primary and secondary. सबसे पहले तो ओम मीटर से जी आप प्राइमरी और सेकेंडरी वायर को सेपरेट करेंगे। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ नॉन वोल्टेज, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, वो प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज, उसे हम सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मेजर करेंगे। एंड फाइनली बाय यूजिंग टर्न्स रेशियो फार्मूला NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ऊपर VP, हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.17, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? In an transformer there is no transfer of charge from the primary to secondary. How is then the power transferred? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, नो अ सेटअप, ठीक है जी, मिस्टेक 4। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 15.17, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? बी है, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर्ड? सो फर्स्ट केस में स्टूडेंट, नो अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल. In an ideal transformer, output power is equal to the input power. In a practical transformer, output power is less than the input power. A step-up transformer only increase the voltage level. तो ट्रांसफार्मर जो है वो तो वोल्टेज और को कम या ज़्यादा करता है, और जो स्टेप अप हमारे पास है ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को जस्ट इंक्रीज करता है, पावर जो है वो, ठीक है जी, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इक्वल रहती है।
अच्छा नेक्स्ट है जी, द टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड इन अ ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर वर्क ही किस पे करता है जी, म्यूचुअल इंडक्शन के, ठीक है जी, प्रोसेस पर। द change of magnetic flux in one coil produce an induced EMF in the another coil, so power transfer take place through the change of magnetic flux। ठीक है जी, in case of transformer। Next student question है 15.18, when the primary of a transformer is connected to AC mains, the current in it A is very small if the secondary circuit is open, but B case है increase when the secondary circuit is closed। Explain these facts। When the secondary circuit is open, output power is zero। ठीक है जी, सर्किट ही ओपन है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आउटपुट पावर क्या होगी, जीरो। सिंस द इनपुट पावर is slightly greater than the output power, hence a small amount of current is drawn by primary coil from AC means। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट बी केस में देखें, when the secondary circuit is closed the output power increases to provide a large power at output, more amount of power is provided by primary coil by drawing a large current from AC mains। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।